Start. Hello everyone, welcome in EVS class 4th. I am your EVS teacher Neetu Pandey from Shubhra Singh Children Academy. Today I am going to start your all the chapter overviews. आप जानेंगे सारे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है. अभी क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में. इस तरह से आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 27 तक के हम यहाँ पर ओवरव्यूज़ देखेंगे. सबसे पहले आप जानेंगे कि चैप्टर 1 जो गोइंग टू स्कूल है उसमें क्या होता है. फिर चैप्टर 2 जो ईयर टू ईयर है उसमें एलिफेंट क्या करता है. चैप्टर 3 अ डे विथ नंदू, नंदू अपने नानी के साथ और अपने कजिन के साथ क्या करता है. तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले ईवीएस का चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 क्या है, गोइंग टू स्कूल. जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ है इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल. गोइंग टू स्कूल में हम कैसे स्कूल जाते हैं और जो गांव के विलेजर्स के बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं. अदर प्लेस में जो है जैसे केरला हुआ, आसाम हुआ, उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब प्लेस के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं. दिस इज यूनिट नंबर 1 गोइंग टू स्कूल. अब गोइंग टू स्कूल में आप अपने अगर नज़दीक के हो, अगर 1 किलोमीटर के अंदर में हो तो आप अपने स्कूल जाओगे किससे, अपने पेरेंट के साथ जाओगे या रिक्शा से जाओगे. अगर आपका स्कूल और दूर है, 10 किलोमीटर में है, तो या तो आप बस का यूज़ करोगे या वैन का यूज़ करोगे. ओके. ऐसे ही कुछ एरिया है जैसे राजस्थान. राजस्थान में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जुगाड़ व्हीकल का यूज़ करते हैं. पता है जुगाड़ व्हीकल क्या होता है. ये एक बुलेट का मशीन होता है, ऊपर की मोटर और पीछे लगे होते हैं ठेले, उसका कॉम्बिनेशन होता है और बनता है आपका जुगाड़. जुगाड़ का यूज़ गुजरात में ज़्यादा होता है. नेक्स्ट आते हैं हम ईयर टू ईयर में. कानो कान, इसमें आपको क्या देखना है, अलग अलग एनिमल के जो ईयर हैं वो दूसरे एनिमल ने लगा लिया है. अब जब एलिफेंट के ईयर माउस लगा लेंगे, दिस इज़ द लाफिंग, कैसा लगेगा. अब ईयर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. ईयर हमारा सेंस ऑर्गन है. वैसे तो आप जानते हो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, लेकिन ईयर से हम सुनते हैं. और ईयर की एक क्वालिटी और है, अगर ईयर आपके कट कर दे तो आप बैलेंस भी नहीं बना सकते हो. यस, इसी तरह से एनिमल भी अपना बैलेंस किससे बनाते हैं, ईयर से. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ईयर टू ईयर एनिमल्स के विषय में पढ़ेंगे. अ डे विथ नंदू, इसमें हम पढ़ेंगे कि इस स्टोरी है एलिफेंट के बच्चे की जिसका नाम है नंदू. नंदू छोटा है, वो अपने इन्वायरमेंट में सबसे पहले नानी को देखता है कि नानी बड़ी सी हैं, उनको देखता है ये तो इस आसमान की जैसे लग रही हैं. अब हम कैसे जंगल में जाएंगे, हमको तो बच्चों के साथ खेलने में बहुत डर लगता है. एलिफेंट बहुत डरता है, नंदू बहुत डर जाता है. लेकिन आप क्या देखोगे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कि एलिफेंट खाते क्या है. यही खड़े रहे. एलिफेंट एक दिन में 100 किलो लीव्स खाते हैं, ट्विग्स खाते हैं. तो एलिफेंट का इंटरेस्टिंग थिंग्स है, नंदू जो कि अभी केवल 3 मंथ का है, नंदू 3 मंथ में ही 200 किलोग्राम है. क्या 200 किलोग्राम का एडल्ट आपने देखा है, नहीं देखा है. दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर अ डे विथ नंदू. अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में, द स्टोरी ऑफ अमृता. अमृता विश्नोई, ये तो बहुत ग्रेट नेम है. जो अमृता राजस्थान में रहती थी. राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि हमें अपने वृक्षों को बचाना है, सेव करना है, उनकी देखभाल करनी है. अमृता ने सबसे पहले जो विलेजर्स थे उन सबके साथ मिल करके एक काम किया. तो बच्चों आप क्या देख रहे हो द स्टोरी ऑफ अमृता में. अमृता विश्नोई इज़ द ग्रेट पर्सनालिटी. अमृता विश्नोई ने जोधपुर के राजा को चैलेंज दे दिया. क्या चैलेंज दिया कि अमृता ने सबसे पहले खिजाड़ली विलेज को बचाया. पता है अमृता जब छोटी थी तो इसी पेड़ों के नीचे वो खेलती थी, बातें करती थी और अमृता थैंक यू हमेशा करती थी वृक्षों को. कहती थी आप कितने स्ट्रांग हो, हमें स्ट्रांग बना दो प्लीज़. तो अमृता बिश्नोई ने अपने वृक्षों से इतना प्यार किया कि जब जोधपुर के राजा पैलेस बनाना चाहते थे, अमृता खड़ी हो गई,
पेड़ों को गले लगा लिया। नहीं, मैं पेड़ों को काटने नहीं दूंगी। अमृता ने पेड़ों को काटने नहीं दिया। पता है, अमृता की 3 बच्चियां थीं, उन्होंने भी पेड़ों को गले लगाया। और जोधपुर के राजा के इतना बड़ा ऑर्डर कि वहाँ से जो आए थे लोग, उन्होंने अमृता, विश्नोई को, उनके बच्चों को के साथ साथ 360 पेड़ों को काट दिया। अगर 360 पेड़ों को काटा, उन्हीं 360 पेड़ों के साथ साथ विलेजर ने भी गले लगा लिया। उन्होंने सोचा जब अमृता इतना अच्छा वर्क कर रही है तो हम क्यों ना करें, वो लोग भी गले लगा लिए। तो ये स्ट्रगल की बहुत अच्छी स्टोरी है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट है यूनिट 5, अनीता एंड द हनी बीज। अनीता तो क्वीन कहलाती हैं। वो अनीता हनी बी की क्वीन है। कैसे कि अनीता चाहती थी कि वो खूब पढ़ाई करे। अनीता ने चुपके से स्कूल में पीछे वाली बेंच पे बैठ करके देखा कि टीचर पढ़ाती कैसा है। अनीता को बहुत अच्छा लगा। अनीता जाती है अपने घर, उनकी टीचर भी उनके पीछे पीछे उनके घर आती है, उनके पेरेंट्स को खूब मोटिवेट करती है, कहती है अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। बच्चों को 6 से 14 साल तक RTE एक्ट के अकॉर्डिंग, RTE एक्ट जानते हो क्या होता है? राइट टीचर RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो ये है RTE एक्ट। ओके, अब राइट टू एक्ट में हमने क्या देखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मुफ्त मिलती है। वो एजुकेशन तो ज़रूर लेनी चाहिए बच्चों को। उसके साथ साथ अमृता और आगे पढ़ना चाहती थी, तो अमृता ने पढ़ने के लिए खूब स्ट्रगल किया। वो हनी बी को पाली, लुक आफ्टर द हनी बी ने उसका पालन किया। उसके साथ साथ वो होलसेलर बन गई, जिससे विलेजर्स को भी राइट प्राइस मिले। आप हनी बी की स्टोरी में बहुत अच्छी चीज़ें जानेंगे कि हनी बी पाला कैसे जाता है, उसको खिलाया क्या जाता है। यू मस्ट रीड दिस अनीता एंड द हनी बीज। आते हैं ओमानाज जर्नी तो आपने बहुत की है। कभी आप मामा के घर गए हो, नानी के घर गए हो, कभी अपने फ्रेंड्स के घर गए हो, लेकिन क्या आपने कभी लॉन्ग टूर की जर्नी की है? ओमाना ने 2 दिन की लंबी टूर जर्नी अपने दादी के यहाँ की थी। जैसे वो अहमदाबाद से गई थी केरला में देखा बहुत सारी चीज़ें, और रास्ते में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये स्टोरी है ओमाना की। ओमाना की फ्रेंड होती है राधा के राइट लेग में फ्रैक्चर हो जाता है, तब भी वो अपनी जर्नी नहीं छोड़ती है। पहले तो सोचती है मेरी फ्रेंड नहीं जा रही तो मैं कैसे जाऊं, लेकिन राधा की मदर उसको खूब समझाती हैं। कहती है ओमाना तुम एक डायरी लिखो, उस डायरी में तुम अपनी जो थिंग्स तुमको अच्छी लगती है, जो वहाँ पे होता है वो सब लिखना। हम राधा को पढ़ाएंगे, राधा भी इंजॉय करेगी उस डायरी का। तो ये क्या है? ओमाना की लिखी हुई डायरी है, जो आप चैप्टर 6, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8 में पढ़ेंगे। ओमानाज जर्नी। ओमाना अपनी जर्नी स्टार्ट करती है अहमदाबाद से। ओके, अब ये आते हैं फ्रॉम द विंडो। ओमाना अपने विंडो से क्या क्या देखती है, कौन कौन से ब्रिज देखती है। ओमाना अब पहुंचती है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। सबसे पहले आप केरला में एक लैंग्वेज जानिए। केरला में लैंग्वेज कौन सा बोला जाता है? मलयालम। मलयालम में मासी को बोलते हैं वलियम्मा। ओके, और नानी को क्या बोलते हैं? अमुम्माज, अम्मोमाज। तो अमुम्माज क्या होती है? नानी होती हैं। इस तरह से ओमाना ने मलयालम में भी सीख लिया कुछ लैंग्वेज, और आप भी कुछ मलयालम, तेलुगु, इस तरह की भाषा का कुछ वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो आप आ गए चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 में, जिसमें आपने ओमाना की तीनों जर्नी है। ओमाना जर्नी स्टार्ट होती है अहमदाबाद से, ओमाना पहुंचती है केरला में वो अपनी दादी के पास पहुंच जाती है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 क्या है? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि चैप्टर 6 क्या है ओमाना जर्नी में। ओमाना जर्नी में ओमाना एक लिखती है डायरी। अपने राधा जो उसकी फ्रेंड है, उसके पैर राइट लेग में फ्रैक्चर होता है, तब भी वो स्ट्रगल करती है और जाती है केरला, और कोचिकोड में ही उसको उतरना रहता है, जहाँ पे उसकी दादी का घर होता है। तो रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, अब वो अपनी दादी के घर पहुँच गई है। अब आते हैं हम यूनिट 9 में, चेंजिंग फैमिलीज़। वैसे तो आपने बहुत सारी फैमिली देखी है, छोटे क्लास में आपने देखी है न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, लेकिन अब आप देखो कि फैमिली चेंज कैसे होती है। कभी आपने सोचा है कि जब आपके मम्मी पापा अपने उनके दादा दादी रहे होंगे तो वो किस फैमिली में रहते थे? मान लो जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक ऐसा चेंजिंग होता है
कोई किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनकी फैमिली चेंज होती है, कोई खुशियाँ आ जाती हैं उनके घर में, किसी ब्रदर की मैरिड होती है तो उनकी भाभी आ जाती हैं। इस तरह से कभी आपके फादर का ट्रांसफ़र आ जाए मान लो, तो आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र के लिए जाना ही पड़ जाता है सबके साथ में। उस समय आपकी फैमिली में क्या चेंजिंग होती है, तो इसमें आप 3 फैमिली के विषय में पढ़ेंगे, शेयरिंग फैमिली, निम्मी फैमिली, और अब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट है यूनिट 10, हुतुतु हुतुतु। हुतुतु क्या है? जब कबड्डी खेलते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, हुतुतु हुतुतु इस तरह कहते हैं। तो ये सब मिला के इसको क्या कहा गया है? ये कबड्डी है, ये एक गेम है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर। वो कितना अच्छा एक्सरसाइज होता है पता है? उसमें सांस ली जाती है खूब अच्छे से, लंबी सांस। जो बच्चे खूब लंबी सांस ले लेते हैं वो बराबर बोलते हैं कबड्डी 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 कबड्डी। सोचो आप 1 मिनट में कितनी बार बोल सकते हो। उसी तरह हम पढ़ेंगे इस कबड्डी गेम में। ये क्या है? आपका कबड्डी गेम है जिसमें आप किस तरह बोलते हो, तो चैप्टर का नाम ही लिख दिया गया, हुतुतु हुतुतु। ये क्या है? कबड्डी गेम। तो आप भी कबड्डी गेम खेलिएगा और पता करिएगा कि आप 1 मिनट में कबड्डी कबड्डी कितनी बार बोल लेते हो। नेक्स्ट है आपका द वैली ऑफ फ्लावर्स। जैसे आप देख रहे हो फूलों की घाटी, ये कहाँ होगी फूलों की घाटी? करेक्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड फूलों की घाटी है। वहाँ पर अनेक प्रकार के फूल हैं जो हमेशा कभी किसी मंथ में ज़्यादा फूल हो जाते हैं, किसी मंथ में कम। ऐसे कौन से मंथ होते हैं जिसमें हम फूल बहुत सारे ग्रो करते हैं? कौन से मंथ होता है जब फूल ही नहीं रहते हैं? कौन से फ्लावर्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं और कौन से फ्लावर्स होते हैं जो छोटे छोटे हर्ब्स पे ग्रो करते हैं? तो हम आते हैं अब चेंजिंग टाइम्स, समय कैसे बदलता है। ये कौन सी स्टोरी है? ये चेतन दास की स्टोरी है। चेतन दास बताता है जब वो रहता था डेरा गाजी खान में, तो डेरा गाजी खान जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ पर वो देखता है कि अरे ये तो पार्टीशन हो रहा है। टाइमिंग है 1947 का। 1947 में पता है कितनी लड़ाई हुई थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे और चेतन दास बेचारा घबरा रहा था क्योंकि उसके फादर के डेरा गाजी खान छोड़ करके ट्रेन से वो दिल्ली के नज़दीक आ रहे थे सोहना विलेज में। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसके दादा दादी छूट रहे थे, विलेजर्स छूट रहे थे, उसके फ्रेंड भी छूट रहे थे जिनके साथ वो खूब मस्ती करता था। चेतन दास बताते हैं, अभी तो चेतन दास 70 ईयर्स के हो गए हैं, उतने ईयर्स में चेंजिंग, कितना सारी चेंजिंग चेतन दास ने देखी है, वो सब आप चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, चेंजिंग टाइम्स में। अब आते हैं हम रिवर्स टेल। पता है रिवर कितनी गंदी हो रही है, बहुत गंदी हो रही है रिवर जो कि जब माउंटेन से निकलती है तो बिल्कुल स्वच्छ रहती है, मछलियाँ तैरती रहती हैं, प्लांट रहते हैं, आती रहती है, लेकिन विलेज में पहुंचती है तो चलो ठीक है बह रही है, लेकिन जब सिटी एरिया में आती है क्या बताएं, सिटी एरिया में तो इतने ज़्यादा वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगे हुए हैं, इतने वेस्ट मटेरियल निकलते हैं कि रिवर तो बेचारी परेशान हो जाती हैं। वहाँ तो हंसती हुई आ रही माउंटेन से जब निकलती है तो बिल्कुल स्माइली फेस रहता है, लेकिन जब सिटी एरिया में आती है इतना प्रदूषण उस नदी में पहुँच जाता है कि रिवर तो रोने लगती हैं कि हे भगवान मैं कहाँ पे आ गई हूँ। पता है रिवर्स ने अपनी स्टोरी बताई है इसमें बताया है कि मैं तो जब माउंटेन से निकलती हूँ तो बिल्कुल स्वच्छ रहती हूँ, हरियाली रहती है चारों तरफ, मछलियाँ तैरती हैं, लेकिन जब मैं सिटी एरिया में आ जाती हूँ तो वहाँ इतने वेस्ट मटेरियल, वेस्टेज, इतने गैसेस रहती हैं, लिक्विड में जो सब हार्मफुल सब्सटेंस है वो सब इसी रिवर में मिल जाती हैं। कितने गवर्नमेंट के स्कीम इतनी इस समय पुअर दिखाई देती है सिटी में, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री से निकलता है उसका प्रॉपर सीवेज प्लांट ही नहीं बना हुआ है। प्लान होना चाहिए एक सीवेज का कि उसे कम से कम रिवर तो स्वच्छ होने के लिए हम उसे कहीं और गिराएं या कलेक्ट करें कहीं पर, लेकिन सारा वेस्टेज रिवर में आ जाता है। अब रिवर गंदी होती जाती है, कितना सरवाइव करेगी रिवर। फिर धीरे धीरे कहीं पर बाढ़ हो जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। इसके सबके जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग तो हैं। हमें इतना प्रदूषण नहीं करना चाहिए। बच्चों आपको तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। आप जब जाते हो वहाँ कहीं पार्क में तो हम देखते हैं कि आप वेस्ट खाते हो, चिप्स कुरकुरे ये सब खा लोगे और थ्रो कर दोगे बाहर। नो, यू मस्ट थ्रो
वेस्ट मटेरियल इन डस्टबिन। ओके, अब देखते हैं हम चैप्टर 14 में बासवा फार्म। बासवा क्या है? बासवा एक बच्चा है आपकी तरह 14 ईयर का। बासवा एक फार्म में अपने फादर की हेल्प करना चाहता है। उनके फादर अनियन ग्रो कर रहे हैं। अनियन ग्रो करने के लिए हमें करियर्स चाहिए, तो डिग करने के लिए चाहिए। ट्री देखते हैं कौन से प्लांट होते हैं जो रूट होते हैं, कौन से लीफ होते हैं, इस तरह के हम बासवा फार्म में ग्रो करेंगे। आते हैं हम यूनिट 15 जो है फ्रॉम मार्केट टू होम। वैशाली स्टोरी है इसमें। वैशाली अपने फादर को रोज़ देखती है कि वो उसके फादर ग्रीन ग्रोसर हैं। ग्रीन ग्रोसर क्या होते हैं? जो सब्जियां बेचते हैं। वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा लगातार कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। वैशाली, उसकी मदर, उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, सब लोग मिल करके, उसके चाचा जी, सब लोग उसकी हेल्प करते हैं। किस लिए हेल्प करते हैं? सब्जियों को सेलेक्ट करने में। अच्छी सब्जियों को अलग कर देते हैं, गली सब्जियों को अलग करते हैं। कौन सा बेचना है पहले कर देते हैं, कौन सा बाद में बेचना है। जो नई नई ताज़ी सब्जियां होती हैं उसको रख देते हैं कि कल बेचेंगे। इस तरह से आप देखोगे कि सब्जियां किस तरह से सड़ती हैं, कौन सी सब्जी बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती है, कौन देर में स्पॉइल होती है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 16 है अ बिजी मंथ। करेक्ट। अब आप जो है तो स्टूडेंट आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 15 समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 से 27। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ये सब लगाए नहीं, ये सब अब वो तार से नहीं करेगा। हम छोटी इंट्रोडक्शन बोल रहे थे। नहीं तो ये सब पहले लगा लीजिए। इसमें वाइट नहीं है, ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है। कुछ लगा नहीं था। हम समझे सर आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए। अभी आपको इस तरीके से रखिए कि ट्राइपॉड गिरे ना नीचे। आप उसमें फंसे ना। छोटी-छोटी बातें जिससे ट्राइपॉड गिर जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज यूनिट 16 अ बिजी मंथ। बिजी मंथ में आप क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड। वो क्यों बिजी है? क्योंकि वो सीज़न में वो अपना नेस्ट बना रही हैं, बेबी बर्थ कर रहे हैं। दिस इज़ द मंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स क्या कर रहे हैं कि कुछ बर्ड्स, जैसे कि आपने देखा होगा डब को, डब अपना जो नेस्ट बनाती है वो कैक्टस में बना देती है। और रॉबिन बर्ड होती है जो अपना नेस्ट हमेशा सड़कों के किनारे जो कंक्रीट गिरे होते हैं, पत्थर होते हैं, उस पे अपना वो नेस्ट बना लेती है। तो कौन कौन से बर्ड अपना नेस्ट कहाँ कहाँ बनाती है? जैसे आपने टेलर बर्ड का नाम सुना है। टेलर बर्ड क्या करती है? नाम तो उसका टेलर है, तो कुछ ना कुछ तो सिलती होगी। तो वो क्या करती है? क्या सिलती है? 2 लीव्स को एक दूसरे में सिल लेती है और वो उसका नेस्ट होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 17 में, नंदिता इन मुंबई। अब नंदिता मुंबई क्यों जा रही है? और कोई प्लेस नहीं उसे जाने के लिए। नंदिता मुंबई इसलिए जा रही है कि मुंबई में उसके मामा का घर है। उसकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने मदर का ट्रीटमेंट कराने के लिए पहली बार मुंबई जा रही है। मुंबई में उसे इतना क्राउडेड दिखता है और सोचती है कि मामा मुझे कैसे पाएंगे। वो स्टेशन पे जाती है, तभी उसे मामा आवाज़ लगाते हैं नंदिता पहुंच जाती है मामा के पास। लेकिन मामा रहते कहाँ हैं? उनका रूम कैसा है? वो एक ही रूम में उनका किचन है, बाथरूम है और वहीं पे उनका ड्राइंग रूम है।
उसी के जगह नम्रता मुंबई में देखती है कि उसकी मामी जिस जगह पे काम करती है वो तो एक बड़ा सा फ्लोर है, 24 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, वहाँ पे कैसे सब लोग रहते हैं। तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे इसको, नंदिता इन मुंबई में। अब हम आएंगे टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर में हम क्या देखेंगे कि जब हमें पानी की कमी होती है तो हम किस तरह से अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं। पानी कमी क्यों होती है, जब आप इन्वायरमेंट में देखते हो कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं वर्षा ही नहीं होती है, कहीं जो आपका टैप है वो गटर के टैंक से मिल जाता है तो आपका पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र के लोग हैं वो पानी पी रहे हैं खरीद करके। अब तो कुछ लोग को जब ज़्यादा प्यास लगती है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। वहीं एक विजिटर आता है पता करने के लिए कि क्यों इस तरह से लोग रह रहे हैं, तो उन्हें पता लगता है कि महाराष्ट्र के कुछ एरिया में वाटर पार्क है, कुछ लोग तो पानी की बर्बादी कर रहे हैं और कुछ लोग पानी के लिए किसी तरह वर्क अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो ये दो सिचुएशन और डिफरेंट सिचुएशन और है। जैसे कर्नाटका में कुछ लोग पानी की सफाई, पानी को कलेक्ट करने के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर में। ओके, आते हैं हम यूनिट 19 में। 19 जैसे आप देख रहे हो अब्दुल इन द गार्डन, अब्दुल गार्डन में है तो अब्दुल अपने पापा का हेल्प करेगा। अब्दुल गार्डन में अनियन क्रॉप को ग्रो करवाएगा। कैसे करवाएगा, सबसे पहले वो अनियन की सीड लेगा, उसको कुछ दिनों के लिए उसी तरह से सॉइल में डाल देगा। डालने के बाद कुछ दिन के बाद जैसे आप देखते हो चने के सीड को जब वाटर में मम्मा डाल देती है रात भर तो सुबह देखते हो फूल जाती है। अगर उसे गीले कपड़े में ढक के रख दें रात भर तो क्या देखोगे आप, वो उसमें क्या हो गया, स्प्राउट्स आ गए हैं। वो स्प्राउट्स क्या दिखा रहे हैं, जर्मिनेशन, स्टार्टिंग जर्मिनेशन। वैसे अब्दुल आपको बताएगा कि सीड कैसे जर्मिनेट करता है। हम कौन से प्लांट के स्टेम को खाते हैं, कौन से प्लांट के रूट को खाते हैं, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम, अब्दुल इन द गार्डन में। अब आते हैं हम यूनिट 20। यूनिट 20 क्या बता रहा है, ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर तो आप हमेशा करते हो, कभी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो अपने मदर फादर के साथ, आप लंच कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर पार्टी में भी आप इंजॉय खूब करते हो, वहाँ पर भी आप ईटिंग टुगेदर करते हो। अब ईटिंग टुगेदर में हम देखेंगे कि एक क्या है, गुरुद्वारा में क्या चलता है, लंगर चलता है। लंगर में लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, किस तरह के भोजन को किस तरह खा रहे हैं। मीन्स कि कभी कभी आप देखते हो जब आप होटल में खाते हो तो वहाँ का जो पॉजिटिव थिंकिंग से क्या उन्होंने भोजन बनाया होगा, तो कभी गुस्से में रहे होंगे और भोजन बना दिया और आपने खा लिया तो आपका माइंड कैसा हो गया, गुस्से वाला। जैसा खाओगे वैसा ही तो आपका माइंड चलेगा। इस तरह से जब हम गुरुद्वारा के अंदर खाते हैं भोजन तो वो क्या है, वो तो बिल्कुल गुरुद्वारा है, वहाँ पे जो चीज़ होती है सब पूजा वाली होती है। मीन्स कि पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है, सब भोजन को पॉजिटिव थिंकिंग से बना रहे हैं। कि क्या सोच के बनाते हैं कि जो खाएगा वो इस भोजन को खाने से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से आप अपने घर के भोजन को मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग से भोजन बनाया जाता है। होटल में खाना नहीं है, आपको कहाँ पे खाना है, घर पे। तो ईटिंग टुगेदर में आपका क्या देखोगे कि पॉजिटिव थिंकिंग के भोजन खाने से लोग का माइंड कितना अच्छा होता है। कैसे अच्छा हो जाता है, आप देखते हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं ना गुरुद्वारा में। ये क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। ईटिंग टुगेदर में हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग, कैसे गुरुद्वारा में सबको एक तरह से देख करके सब लोग साथ में रहते हैं। आते हैं हम फूड एंड फन। फूड एंड फन क्या होगा, फूड एंड फन में, फूड एंड फन एक प्रकार का बच्चे इंजॉय करेंगे। क्या इंजॉय करेंगे, इसमें होगी दिव्या। दिव्या क्या देखेगी, दिव्या को उसकी मदर और फादर हॉस्टल में कर देते हैं तो हॉस्टल में उसे भोजन तो अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा सोचती है कि घर का भोजन होता तो कितना अच्छा होता। दिव्या अपने हॉस्टल के भोजन को पसंद नहीं करती है, लेकिन जब सब लोग
हॉस्टल में घर से वापस आते हैं तो घर से जब कभी कोई जाता है बाहर तो मम्मा कुछ ना कुछ स्पेशल बना के देती है। तो हॉस्टल में भी दिव्या के फ्रेंड्स लेकर आए हैं अपने घर से सामान, तो सारे लोग हॉस्टल के उसी रूम में दौड़े दौड़े जाते हैं। मीन्स सबको पार्टी मनाना, साथ में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें हम इस तरह की एक्टिविटी देखेंगे। तो फूड एंड फन जो एक्टिविटी है उसमें कुछ हम आसाम एरिया का भी दिखाएंगे। आसाम एरिया में क्या दिखाएंगे? आसाम एरिया में बिहू नृत्य होता है। बिहू डांस के साथ साथ वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। बिहू 2 दिन तक चलता है। वहीं पर उरुका फेस्टिवल भी दोनों साथ में होता है। जैसे हम लोग खिचड़ी मनाते हैं जनवरी में, वैसे वो लोग बिहू मनाते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कहाँ पे पढ़ोगे आप? फूड एंड फन में बिहू फेस्टिवल के विषय में। द वर्ल्ड इन माई होम, आप क्या देखोगे? मेरे घर में ही पूरा संसार है। कैसे कि उसकी मदर है, फादर है, आंटी है, अंकल हैं, कजिन्स हैं, वो सारे लोग टीवी देखना चाहते हैं। टीवी देख करके वो कहते हैं कि उसका भाई बोलता है कि मैं तो क्रिकेट देखूंगा। उसकी मदर कहती है मैं तो ये वाला प्रोग्राम देखूंगी। आंटी कहती है मैं तो ये प्रोग्राम देखूंगी। तो लास्ट में क्या होता है कि उसके पापा जो कहते हैं वही होता है। पापा क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम तो फुटबॉल मैच देखेंगे। तो लास्ट में सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ता है। इसमें हम एक आंटी को देखेंगे जो बच्चों को ईमानदारी सिखाती हैं। वो आइसक्रीम खरीदती है 7 और कुल्फ़ी वाला क्या करता है? कुल्फ़ी सेलर वो केवल 5 कुल्फ़ी का पैसा लेता है। 5 कुल्फ़ी का पैसा लेगा अगर तो 2 कुल्फ़ी तो उसको वेस्ट होगी, पैसा नहीं मिल पाएगा, उसका तो घाटा होगा। तो आंटी हमको सिखाती है कि नहीं, अगर कोई भूल भी गया है तो हमको उसे याद दिलाना है और हमें उसे 7 कुल्फ़ी के ही पैसे देने हैं। तो इसमें आप अच्छी क्वालिटी सीखोगे। दादी माँ भी हैं इसमें। दादी माँ कहती हैं अमित से कि तुम अपने दोस्त के यहाँ पानी मत पीना। क्यों ना पिए पानी? वो उसको प्यास लगेगी तो पानी पीना चाहिए ना। आखिर सब लोग वसुदेव कुटुंबकम, ये तो आप जानते हो ना कि पूरा विश्व, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, है ना? मिलजुल के रहना चाहिए। तो उसकी दादी उसको कहती है मत पीना उसके यहाँ, कुछ पानी मत पीना, क्योंकि वो लोअर कास्ट का है। आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। अगर लोअर कास्ट का है तब भी हमें सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन उसकी दादी कहती है तुम्हारा फ्रेंड है, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन उसके यहाँ मत खाना। एक दिन उसके यहाँ सब लोग जाते हैं खेलने के लिए पीछे ग्राउंड में, और उसकी मम्मा सबके लिए पानी लेके आती है। अब आप बताओ क्या सब अब अमित को पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? ये आप बताओगे। पोचमपल्ली, ये क्या है? यूनिट 23। पोचमपल्ली एक प्रकार की डिज़ाइनर साड़ी है जो आंध्र प्रदेश में बनती है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली एक विलेज है। वहाँ के लोग, पोचमपल्ली विलेज का नाम कैसे पड़ा है? पोचमपल्ली डिज़ाइन के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि वहाँ की डिज़ाइन इतनी अच्छी होती है कि जिस डिज़ाइन की वो बनाते हैं उसी स्मॉल नीडल का डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नीडल का भी इस्तेमाल करते हैं। और पूरे परिवार के लोग एक ही वर्क करते हैं। अलग अलग थिंकिंग होती है उनकी। अलग अलग घर के लोग भी सोचते रहते हैं कि इसमें हम और क्या रिसर्च कर सकते हैं, और क्या रिसर्च कर सकते हैं। पहले तो उनको इस पोचमपल्ली साड़ी का सही प्राइस नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने इसे अपना व्यवसाय बना लिया है। अब वो उसकी होलसेलर सेलिंग खुद ही करते हैं, तो उनको उसका करेक्ट दाम भी मिल गया है। इसकी डिज़ाइन कैसी होती है, ये पोचमपल्ली साड़ी दिखती कैसी है, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के साथ हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? यूनिट 23 में। ओके, अब आते हैं होम एंड अब्रॉड। होम एंड अब्रॉड क्या है? हम केरला और सऊदी अरब इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। कैसे? केरला में उसके अंकल कहाँ चले जाते हैं? सऊदी अरब में वर्क करने के लिए। वहीं पे वो शादी कर लेते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। वापस वो आते हैं अपने घर पर। घर कहाँ है उनका? केरला में। अब केरला में आने के लिए उनको सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। कैसे? क्योंकि वो सऊदी अरब से UAE यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, तो यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, तो ये क्या है? UAE ये एक विदेशी एरिया है जो सऊदी अरब में वो लोग रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जब वो लोग आने लगते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? पथरीली भूमि।
पठार, धूल, यही सब दिखाई देते हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिज़र्ट प्लेस है, तो डिज़र्ट प्लेस में केवल डेट प्लांट मिलते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेट और प्लांट देखे थे उन्होंने। जब वो लोग घर आते हैं तो उन्हें केरला में अलग अलग प्लांट्स दिखाई देते हैं, ग्रीन प्लांट्स दिखाई देते हैं, तो उससे वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। ये सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे? होम एंड अब्रॉड में। स्पाइसी रिडल्स, यूनिट 25 है स्पाइसी रिडल्स। स्पाइसी रिडल क्या है? ये तीखे मसाले। तीखे मसाले तो आप सब्जियों में यूज़ करते ही हो, इसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होता है। मेडिसिनल वैल्यू क्या होता है कि जब हम कभी चोट लग जाए हमको, तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं ना, तो हल्दी वाला दूध में क्या मिला है? हल्दी, टर्मरिक मिला है। वो टर्मरिक किस लिए यूज़ होता है? मेडिसिनल प्लांट, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। आपको जब चोट लग जाती है तो अंदर से आप बहुत वीक हो जाते हो, तो वो सारे दर्द को ठीक कर देता है। उसी तरह जब आपके दर्द आपके दांतों में होता है तो आप क्या करते हो? लौंग जो आपके बड्स होते हैं, लौंग क्या है? आपके बड्स हैं। बड्स का यूज़ हम अपने दांतों को ठीक करने में करते हैं। उसको आप खाते हैं, दबा लेते हैं और आपके धीरे धीरे दर्द ठीक हो जाता है। और इसी तरह से आपकी जब कफ हो जाए, कफ के लिए हम कौन सी लीफ ले रहे हैं? तुलसी लीव्स। तो डिफरेंट रिडल्स के विषय में, स्पाइसी रिडल्स के विषय में पढ़ेंगे हम, और मेडिसिनल वैल्यू भी बताया जाएगा इसमें। सो यू मस्ट स्टडी दिस स्पाइसी रिडल्स। नेक्स्ट है डिफेंस ऑफिसर वहीदा। बहुत बेस्ट चैप्टर है। इसमें क्या हम देख रहे हैं? वहीदा प्रिज्म। वहीदा के फादर एक वर्कर हैं। वहीदा थाना मंडी में रहती है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वहीदा के पेरेंट्स उसकी पूरी हेल्प करते हैं। वहीदा 3 बहनें हैं। वहीदा खूब मेहनत करती है और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती है। उसके बाद वो MBBS भी करती है। कहाँ से करती है? मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से करने के बाद वो NDA में इंटरव्यू देती है, तो उसका सिलेक्शन मेडिकल ऑफिसर के रूप में हो जाता है। वहीदा क्या थी? डिफेंस ऑफिसर थी। वो फर्स्ट नेवी ऑफिसर थी। उन्होंने सबसे पहले कमांड लीडर के रूप में वर्क स्टार्ट किया। और क्या स्टार्ट किया? उन्होंने 36 कमांड एक बार के परेड में बोला, जो कॉन्फिडेंस के साथ। तो उनके जो HOD थे वो उनसे बहुत खुश हो गए। वहीदा की 3 बहनें। वहीदा 3 बहनें कैसे हैं कि एक बहन पुलिस ऑफिसर है और दूसरी टीचर है। वहीदा की पूरी स्टोरी हम कहाँ पे पढ़ेंगे? वही डिफेंस ऑफिसर वहीदा में। हम आते हैं चुस्कित गोज़ टू स्कूल। चुस्कित स्कूल जाना चाहती है, लेकिन 10 साल हो गए। चुस्कित बस इसी सपने में है कि मैं कब स्कूल जाऊंगी, कब स्कूल जाऊंगी। लेकिन चुस्कित असफल रहती है। कुछ साल तक उसके पापा उसको कंधे पे बैठा करके उसका वर्क करवाते थे। लेकिन अब क्या करे चुस्कित? धीरे धीरे उसको पता चला एक ट्राइपॉड साइकिल होती है डिसेबल पर्सन के लिए, जो उस पर बैठा करके आराम से पकड़ के लेके जाते हैं। धीरे धीरे वहीदा उस पर खुद ही चला के जाने लगी। अब वहीदा को जब स्कूल जाना है, तो आप जानते हो ये कौन से एरिया में रहती थी? लद्दाख में। लद्दाख में तो जाने के लिए कहीं आपको ठंडी रेगिस्तानी है वो भूमि, तो वहाँ पे जाने के लिए पथरीली भूमि, नदी ऐसे क्रॉस करना पड़ता है। अब चुस्कित तो क्रॉस कर नहीं सकती है, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकती, वो अपने पैरों का यूज़ भी नहीं कर सकती है। तभी अब्दुल आता है। अब्दुल कहता है अब उसके पापा से कि ये स्कूल क्यों नहीं जाती है? तो कहता है कि इसके पैर में चोट लगी थी, कभी ठीक नहीं हुआ, ये बचपन से ही ऐसे बोलने लगे। तो वह उससे पूछा गया चुस्कित से कि तुम स्कूल जाना चाहती हो? अब्दुल ने कहा। तो चुस्कित बोली, हाँ मुझे बहुत पसंद है स्कूल जाना, वहाँ की एक्टिविटी, वहाँ के इन्वायरमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब्दुल जाके अपने हेडमास्टर से बताता है और टीचर से बताता है कि मैं चाहता हूँ उसको भी स्कूल किसी तरह लाया जाए। हम लोग का स्कूल कितनी दूर है ही, केवल 500 मीटर है, लेकिन तब भी वो स्कूल नहीं आती है। तब सारे लोग मिल करके वर्क करते हैं। कौन सा वर्क करते हैं? छोटे छोटे ब्रिज बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं। उस रास्ते को बना करके चुस्कित को स्कूल पहुँचाया जाता है। अब वो आज पहली बार चुस्कित स्कूल गई है, तो वो किस तरह सोचती है, क्या वर्क करती है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? चुस्कित गोज़ टू स्कूल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।